हेलो एवरीवन। आज थर्मोडायनेमिक्स में अपन देखिएगा, लास्ट 2 लेक्चर अपन ने पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स के, तो अपन ने प्रोसेस वगैरह सबकी बात कर ली थी। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट बात हो गई थी, एंथैल्पी वगैरह सब कुछ बात हो गया था। आज अपन फर्स्ट लॉ को मतलब फाइनलाइज करने वाले हैं, एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का एक्सपांशन देखेंगे, आइडियल गैस का प्रसार देखेंगे 2 टाइप से, एक समतापीय रूप से और एक रुद्धोष्म टाइप से, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस से। क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह बनने वाले हैं, उनकी बात करेंगे। वर्क डन की और बात करेंगे, वर्क डन नॉर्मल बात की थी अपन ने अभी तक, है ना, उसको भी आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज अपन बात करते हैं एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रसार। एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस, आदर्श गैस का प्रसार। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं अपन आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन, समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार। लो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं। अभी अपन ये बात ही नहीं कर रहे कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, वो तो बात अपन बाद में करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि हाँ, आइसोथर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे हाँ, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कैसे करना है, इरिवर्सिबल है तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, अपन को नाम ही दे दिया आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो देखिए, फर्स्ट नंबर अगर अपन पॉइंट की बात करें तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा। ये लो साहब, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt एंड डेल्टा टी जो होंगे वो दोनों 0 होंगे। ये लो, तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट dt एंड डेल्टा टी दोनों 0। ठीक है बात। सेकंड नंबर, इंटरनल एनर्जी E जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो थर्ड नंबर बात करते हैं एंथैल्पी। तो डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा ऑफ दी nRT। ठीक है, डेल्टा E 0 है। देखो एक्सपांशन है तो ऐसा तो है नहीं कि 1 मोल गैस का एक्सपांशन करोगे तो वो 4 मोल में बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा, तो n तो चेंज नहीं होगा, गैस का मोल तो चेंज नहीं होगा। लो, n r डेल्टा टी, डेल्टा टी खुद क्या है, 0, तो ये डेल्टा H भी क्या आ गया, 0 आ गया। ये लो, डेल्टा H 0, डेल्टा E 0 और डेल्टा T भी 0। आ गई बात समझ में। चले आगे, आगे बात करते हैं। ये तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है बात, ये तो हमेशा रहेंगे। आइसोथर्मल एक्सपांशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेल्टा H कैलकुलेट नहीं करना, वो डेटा देगा आपको। आइसोथर्मल बोले 0 बोल देना, इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा E 0 बोल देना। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन अप्लाई करें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। डेल्टा E 0 है तो Q बराबर क्या आएगा, माइनस का W आएगा। जो हीट सिस्टम को दोगे, इसका Q बराबर माइनस W का मतलब अगर आपने सिस्टम को 50 जूल हीट दी तो सिस्टम 50 जूल का कार्य कर जाएगा, मतलब एक्सपांशन कर जाएगा। अगर सिस्टम से 50 जूल हीट बाहर निकली तो सिस्टम के ऊपर 50 जूल का कार्य हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये Q बराबर माइनस का W, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है। चले आगे, अब अपन कैलकुलेट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल
एक्सपांशन, रिवर्सिबल होना चाहिए, है ना। तो रिवर्सिबल की आपको एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, रिवर्सिबल की एक कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी रिवर्सिबल की? कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और एक्सपांशन है तो पी गैस जो होगा वो होगा पी एक्सटर्नल प्लस डीपी, और डीपी टेंस टू होगा 0, और डीपी टेंस टू क्या होना चाहिए? 0। लिखाई थी ये कंडीशन, बोलो। अगर ये कंडीशन लिखा रखी है तो ये काम करो, डेल ऑफ द डब्ल्यू जो होता है वो होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, होता है पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। चलो, डेल ऑफ दी डब्ल्यू जो होता है रिवर्सिबल में बात कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल की जगह ये आ जाएगा पी गैस माइनस डीपी, डीवी तो पड़ा ही। डेल ऑफ दी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी गैस डीवी, माइनस माइनस प्लस डीपी डीवी, डीपी भी स्मॉल डीवी भी स्मॉल, तो दोनों का मल्टीप्लाई दोनों नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो डेल ऑफ दी डब्ल्यू जो आएगा वो माइनस पी गैस डीवी आ जाना चाहिए। अगर डब्ल्यू चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब ये पी गैस आ गया V1 से लेके V2 तक, तो पी गैस है तो पी गैस की जगह मैं ऐसा लिख दूं, ये रिवर्सिबल चल रहा है nRT/V, ये लो, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो W रिवर्सिबल बन जाएगा -2.303 nRT log 10 बेस पे V2/V1। ये लो, ये रिवर्सिबल का वर्क डन है। ये किसका वर्क डन है? रिवर्सिबल का। हाँ, V2/V1 अब प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है, तो V2/V1 की जगह आप P1/P2 भी लिख सकते हो। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस जो आएगा वो माइनस का 2.303 nRT log P1/P2 भी हो सकता है, फॉर्मूला ही पूछ ले कभी कभार, तो ये फॉर्मूले हो गए। बाकी आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज होगा। ये ध्यान रखे तभी यूज में ले जब W रिवर्सिबल की बात कर रहा हो और आइसोथर्मल की बात कर रहा हो, उसी कंडीशन में काम में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। समझ में आ रही है बात? W रिवर्सिबल की बात हो, आइसोथर्मल की बात हो, तब भी काम में लेना है, अदरवाइज नहीं ले। ठीक है, ये तो हो गया रिवर्सिबल में। अच्छा, प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो मैंने कहा इरिवर्सिबल में बताते कैसे करना है। वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये लो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो देखो कैसे करोगे। इरिवर्सिबल के अंदर जो है ना, वर्क डन जो आएगा W इरिवर्सिबल वो हमेशा यही होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, यही होगा। ठीक है, जो पहले अपन तरीके से कैलकुलेट करते थे। पी एक्सटर्नल की जगह कुछ पुट कर सकते हो? नहीं। हाँ, इसको और ओपन करके देखो, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये लो, इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल, इसको ऐसा लिख दूं V2 की जगह nRT2, लेकिन वो nRT होगा, डिवाइड बाई P2 माइनस nRT अपॉन P1, ये हो जाएगा। दो, गैस कब तक एक्सपांड करेगी? गैस का प्रेशर ज्यादा है P1, तो गैस कब तक एक्सपांड करेगी? जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा। तो गैस तब तक एक्सपांड करती है जब तक उसका फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। फाइनल प्रेशर ये है, तो माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू nRT आपने ले लिया कॉमन, ये हो गया 1 अपॉन पी एक्सटर्नल माइनस 1 अपॉन P1, ये हो जाएगा इरिवर्सिबल में। मैं तो कह रहा हूं डायरेक्टली आप इससे करें, अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इस फॉर्मेट में चाहिए तो ये फॉर्मेट, फॉर्मूला चाहिए तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझ में आया पूरा? चलो आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की। ये समझ में आ गया ना बिल्कुल सिंपल तरीके से? ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखें, ये फॉर्मूला पहले वाला ही है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V वाला। चलो आगे बात करते हैं अपन एडियाबेटिक प्रोसेस। दो अगर रट्टा मारोगे तब तो भूल जाओगे, अदरवाइज एक एक चीज समझ के करें आप।
चले नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपांशन, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार इसकी बात करते हैं अब अपन, ठीक है। देखना इधर रुद्धोष्म प्रसार के वही पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट, रुद्धोष्म प्रसार में निकाय एवं परिवेश के मध्य, निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का, निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब अपन ये बोलते थे कि निकाय को क्यों ऊष्मा दी जाती है, इसका मतलब परिवेश से क्यों ऊष्मा निकाय में जा रही है, तो वो क्यू ही तो एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0। तो ये क्यू 0। कुछ लोग कहते हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, हीट कांस्टेंट होनी चाहिए, तो क्यू तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। क्यू आपने डिफाइन किया क्या, क्यू आपने बोला फर्स्ट लॉ में कि परिवेश से निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाती है, तो निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, तो उस क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0 ही तो होना चाहिए। तो क्यू बोल दिया मैंने 0, चलो क्यू 0 है पहली बात। अच्छा सेकंड नंबर बात करते हैं अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू, हो गया। अच्छा डेल्टा ई बोलो डब्ल्यू बोलो जो किसके बराबर होगा, एन सी वी डेल्टा टी के। ये लो ये वर्क डन का फॉर्मूला गया एनसीबी डेल्टा टी। ये ऐसा बोल दूं वर्क डन जो आएगा एन आर अपॉन गामा -1 डेल्टा टी, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। समझ में आया। तो निकाय एवं परिवेश के मध्य कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, क्यू 0 होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, वर्क डन ये आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1 या फिर एन सीवी डेल्टा टी। सीवी मालूम नहीं है तो ये लगाओ, सीवी मालूम है तो ये लगा दो, वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन मैंने तो यहां बोला ही नहीं ना रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, कोई भी प्रोसेस हो आप यही लगाए, ठीक है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अब सुनना बात को, अब मैं इसके सी पार्ट की बात करते हैं, सी पार्ट की बात करते हैं, सुनना बात को से। अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पीवी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रख ले, लोग जो है तुम लोग जो हो वो इसको हर किसी के लिए लगा देते हो, जैसे ही एडियाबेटिक देखते हो लगा देते हो, ये हर कहीं नहीं लगेगा, ये ओनली फॉर तभी लगेगा जब प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ही पीवी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। इररिवर्सिबल है तो नहीं लगना है ये वाला, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसे सपोज करो आपको टी में रिलेशन लेके आना है, किस में रिलेशन लेके आना है, वी और टी में, याद इसको रखे, बस याद इसको रखे, टी में रिलेशन लेके आना तो आ जाएगा अपना। आप देखो कैसे लेके आना, टी और वी में, पी की जगह में एन आर टी बाई वी लिख दूं, ये वी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये एन आर टी मतलब एन आर उधर भेज दो, टी वी रेस टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लो ये आ जाएगा। अब सिमिलर वे में अगर आपको पी और टी में रिलेशन चाहिए तो वो भी आ जाएगा, पी और टी में रिलेशन चाहिए तो वो भी आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ऐसा दे रखा हो, अगर आपको ऐसा दे रखा हो आपको दे रखा हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और बोले गामा की वैल्यू क्या आएगी,
ऐसा दे दे, है ना। तो देखो कैसे करना है इसको टैकल। पी वी, वी की जगह इस बार रखना है आपको, तो अपन टी बाई पी लिख दे, और गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लो याद है। तो यहां से क्या बनेगा, P 1 माइनस गामा टी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लो ये बन जाएगा। तो यहां से बन जाएगा नेक्स्ट P रेस टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू टी रेस टू दी पावर माइनस गामा। तो P इज इक्वल टू टी रेस टू दी पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये बनना चाहिए। तो इससे कंपेयर कर ले तो अपने पास बचेगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स गामा माइनस 2, तो गामा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सही है क्या, गामा की वैल्यू 2 ही आएगी। बोलो, हाँ 2 आ जाएगी, सही। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। नेक्स्ट और देखो क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड, इसी टाइप का। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर अपन को ऐसा दे रखा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू द पावर माइनस 1/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, अपने पास रिलेशन पड़ा है, मैंने देखो डिराइव कर लिया है ना, ये देखो, नहीं करता तो ये ऐसे कर लेता पी वी रेज टू द पावर गामा से। तो अगर अपन यहां से देखे तो टी जो होता है वो ये हो सकता है वी रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा के बराबर, है ना। अगर ऐसा होगा तो 1 माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो गामा इज इक्वल टू 3/2, ये लो गामा की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ पूरा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ कंप्लीट। आगे देखो और बात करते हैं अभी तो अपन, ठीक है, और बात करते हैं। देखो मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें, रियल गैस के लिए फॉर्मूले कुछ चेंज हो जाते हैं, वो अपने सिलेबस में है नहीं। फिर अपन इनसे रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक से रिलेटेड, उनको इसी लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, जिससे अपन को ये भी मालूम चल जाए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए कैसे हैं, है ना। चलो अब अपन बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आदर्श गैस का मुक्त प्रसार। आदर्श गैस का मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। चलो दो तरीके से देखना, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये मुक्त प्रसार का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, निर्वात भी लिखा जा सकता है कभी कभार, ठीक है ना। फ्री एक्सपेंशन का मतलब कोई अवरोध नहीं हो, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा हो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगता ना बाहर से, तो गैस को क्या करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन है, गैस अपना वैसे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो मतलब वैक्यूम भी हो सकता है, तो या तो आपको बोल दे फ्री एक्सपेंशन है या बोल दे वैक्यूम है, ये दोनों चीजें बोले तो एक ही बात है ना। तो अपन को ये मालूम चल गया फ्री एक्सपेंशन का मतलब तो ये होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, जीरो। बोलो, बस इस बात को ध्यान में रखना है। अपन दो केस ले लेते हैं। फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए। तो आइसोथर्मल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, देखो वर्क डन जीरो होगा ही होगा। क्यों, वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल खुद जीरो है तो ये जीरो हो गया। लो सेकेंड नंबर, आइसोथर्मल है ना, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब dt एंड डेल्टा टी जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा ई भी जीरो। डेल्टा ई अगर जीरो है, डेल्टा एच भी जीरो होता है,
अच्छा, डेल्टा ई बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू, ये 0, W 0, तो Q भी क्या हुआ 0। इसका मतलब हीट का कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब हीट का कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं बोल दूं कि ये आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। कब? जब फ्री एक्सपांशन होता है। जब फ्री एक्सपांशन होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वली होता है। सही बात। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन इसके सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं कि अगर आइडियल गैस का फ्री एक्सपांशन कराना हो, आइडियल गैस का फ्री एक्सपांशन कराना हो और एडियाबैटिक प्रोसेस हो, बी पार्ट एडियाबैटिक प्रोसेस हो, रुद्धोष्म प्रसार हो, तो क्या होगा? अगर रुद्धोष्म प्रसार होगा तो उस कंडीशन में होगा क्या? वर्क डन तो 0 ही होगा। सेकंड नंबर Q 0 क्योंकि एडियाबैटिक है। थर्ड नंबर डेल्टा E बराबर हो गया Q प्लस W, तो डेल्टा E भी क्या हो गया 0। डेल्टा E 0 हुआ, डेल्टा E 0 हुआ, इसका मतलब NCV डेल्टा T 0 होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा T भी 0 होगा। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल होगा। सही बात बोलो। तो मैं यहां पे 2 पॉइंट बना के अगर ऐसा लिखना चाहूं तो बोल सकता हूं क्या ये बात सही है क्या कि फ्री एक्सपांशन में, मुक्त प्रसार में, फ्री एक्सपांशन में, मुक्त प्रसार में आइसोथर्मल ही एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल ही एडियाबैटिक प्रोसेस है। या फिर ऐसा बोल दूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस ही आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन कौन से में के लिए? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। अपन बात किसके लिए कर रहे हैं? आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब न्यूमेरिकल पे आने ही वाले हैं अपन। ये फ्री एक्सपांशन हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं? चले आगे। चलो आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। स्लोप की बात करनी। आइसोथर्मल समतापीय एवं रुद्धोष्म प्रक्रम की जो ढाल है उनके बारे में क्या रिलेशन आएगा, कैसे रिलेशन आएगा, उसकी अपन को बात करनी है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलो देखो क्या है, अपन बात करते हैं क्या है, कैसे है, ठीक है। दो आप ग्राफ जो बनाते हैं ना वो P वर्सेस V का बनाते हो। ये P वर्सेस V का ग्राफ होता है ना जनरली। तो स्लोप जो होती है ना वो dP बाई dV को रिप्रेजेंट करता है। dP बाई dV इज स्लोप। जैसा फिजिक्स में y और x एक्सिस का बनाते हो तो स्लोप किसको बोलते हो? ढाल किसको बोलते हो? dy बाई dx को क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं ना। तो सिमिलर वे में यहाँ पे dP बाई dV जो होगा वो अपना स्लोप होगा। पहला आइसोथर्मल की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखी, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। इसका करो डिफरेंशिएशन करो, P कॉन्स्टेंट V का dV प्लस V कॉन्स्टेंट P का dP इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये लो V dP इज इक्वल टू माइनस P dV। सही बात। dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाई V। इसका मतलब स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस P बाई V। ये लो माइनस का P बाई V आ गया, इसका स्लोप आ गया। सही बात। चले आगे। चलो सेकंड नंबर प्रोसेस की बात करते हैं, एडियाबैटिक की। उधर ही कैलकुलेट कर लेता हूं, लो मैं इधर ही कैलकुलेट कर लेता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P को बाहर रखो कांस्टेंट, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1 फिर dV प्लस V रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट, इसका dP इज इक्वल टू 0। यहां से V रेज टू द पावर गामा माइनस 1 कॉमन आएगा, 0 में चला जाएगा, है ना। तो इधर से बच गया P इंटू गामा dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0। V dP इज इक्वल टू माइनस का गामा P dV।
dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v और गामा बचा हुआ है। तो इसका मतलब स्लोप जो आएगी एडियाबैटिक प्रोसेस की वो आएगी गामा टाइम्स माइनस p बाई v। तो इन दोनों स्लोप से मैं ये रिजल्ट बोल सकता हूं क्या, इन दोनों स्लोप से ये रिजल्ट बोल सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है वो गामा टाइम्स होती है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलिए, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो आएगा वो गामा टाइम्स आएगा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो सही बात है, ये आ जाएगा रिलेशन। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होती है, जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होती है वो ग्राफ हमेशा वर्टिकल रहेगा, जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होती है वो वर्टिकल रहता है। जैसे एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, इसकी स्लोप 0 है, ठीक है, इसकी स्लोप इंफिनिटी है, वर्टिकल है। तो ग्राफ जितना ज्यादा वर्टिकल होगा उतनी उसकी स्लोप ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात यहां तक? ये फ्री एक्सपेंशन समझ में आ गया, स्लोप का रिलेशन समझ में आ गया। अब पहले अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही देखते हैं। अब अपन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, है ना। तो एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस कंप्लीट। एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस में अपन ने सबसे पहले पढ़ा एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस होता क्या है। दो तरीके से करवा सकते हो, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। फिर तीसरा फ्री एक्सपांशन। फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप क्या होती है, ग्राफ की स्लोप क्या होगी, इनमें इंटर रिलेशन कैसे आएगा। ठीक है बात। अब अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। जो ठीक है, चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो सुनना बात को ढंग से। मैंने ये इस टाइप से दो ग्राफ बनाए कोई। पहला क्वेश्चन समझना, ये P वर्सेस V के ग्राफ है। ये इस टाइप के कोई दो ग्राफ है, ये ग्राफ A है, ये ग्राफ B है। इसमें से A जो ग्राफ है ना, एक ग्राफ आइसोथर्मल है, वन इज आइसोथर्मल एंड वन इज एडियाबैटिक। एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है। तो आपसे ये पूछा गया कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है। अपन से ये पूछा जा रहा है कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, चलो अपन कहते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें ग्राफ वर्टिकल होता है। एक काम करो, इस ग्राफ को पीछे बढ़ाओ, ये ग्राफ ऐसा आएगा और ये मतलब ये ए वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को पीछे बढ़ाओ और बी वाला ग्राफ जो है ना वो पीछे बढ़ेगा, उस समय ऐसा आएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो, ये ग्राफ ऐसा आया है और ये ग्राफ ऐसा आया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप चेक करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे चेक करें कौन सा ग्राफ वर्टिकल है। बी वाला ग्राफ वर्टिकल है जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। बी वाला पेन जो है वो वर्टिकल है, बी वाला पेन वर्टिकल है, बी वाला ब्लैक कलर वाला जो लिखा हुआ वर्टिकल है। इसका मतलब बी जो होना चाहिए वो एडियाबैटिक होना चाहिए और ए जो होना चाहिए वो आइसोथर्मल होना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? ग्राफ को आप पीछे एक्सपांड करोगे तो आपको इजीली आइडिया चल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये P है और ये V है। ठीक है, P और V का है ग्राफ, दोनों बोला एडियाबैटिक है, दोनों ही एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक ग्राफ ऑफ टू डिफरेंट गैस, ये दे रखा है आपको। आपसे पूछा A एंड B कौन से होंगी गैस, हीलियम H2,
हीलियम नियोन, H2 हीलियम, H2O2, ये इस टाइप से दे रखा अपन को। ठीक है, ठीक है जी, देखते हैं अभी। ठीक है, दो एक बात तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, क्या कि ये H2 और O2 नहीं हो सकता, हीलियम नियोन नहीं हो सकता है। उसका रीजन सिंपल सा रीजन मैं बता देता हूं क्यों नहीं है। हीलियम नियोन नहीं है, H2O2 नहीं है, क्यों नहीं है उसका बात सुन लेना ढंग से। क्योंकि इनके गामा बराबर होते हैं, ये मोनो एटॉमिक है तो गामा बराबर होगा, ये डाई एटॉमिक है तो गामा बराबर होगा। कल मैंने बताया था मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है, और जिसका गामा ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी। क्यों? एडियाबेटिक प्रोसेस की स्लोप क्या होती है? गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी। तो इसका मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा होगा उसका गामा ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा किसका है? इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ बी ज्यादा है, स्लोप बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू ए के। बी का ज्यादा है, इसका मतलब गामा बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गामा ए के। इसका मतलब बी वाली मोनो एटॉमिक होनी चाहिए, ए वाली डाई एटॉमिक होनी चाहिए। सही बात। बी जो होनी चाहिए वो मोनो एटॉमिक होनी चाहिए, ए जो होनी चाहिए वो डाई एटॉमिक होनी चाहिए। बी मोनो एटॉमिक है ना। ये लो, थर्ड आंसर हो गया अपना। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? बोलो, चले आगे, चले थर्ड नंबर क्वेश्चंस। थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, सुनना बात को। थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। मेरे से ये अगर पूछा जाए, सुनना, ऑर्डर ऑफ वर्क डन ओनली फॉर मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ऑर्डर ऑफ वर्क डन इन आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, V1 एंड V2 सेम फॉर ऑल प्रोसेस। सुन लो बात को ढंग से। मेरे से यह पूछा गया कि तीन प्रोसेस है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक, तीन एक्सपांशन करवाने है ना। और पूछा ये कि V2 और V2 सेम, मतलब स्टार्टिंग का V1 का वॉल्यूम मतलब 2 लीटर से स्टार्ट करना है, सबको 5 लीटर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उसमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैंने एक चीज बोली थी, वर्क डन जब आपको कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लो ना आप, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लो। जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा आ जाएगा। सही बात। चलो अपन क्या करते हैं, इनके ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। दो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो आराम से देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इनका। ये लो P वर्सेस V का ग्राफ। सबसे पहले आपको करवाना आइसोबारिक, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, ये यहां से लेके यहां तक पहुंच गए, ये तो गया आइसोबारिक। ये लो, यहीं से सारे पॉइंट स्टार्ट होंगे, यहीं पे जाके सबको खत्म करना है। अब अगर एक्सपांशन करोगे आइसोथर्मल में तो पीवी कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ये लो, अपन को मालूम है कि एडियाबेटिक भी ऐसा ही बनता है। तो अब इसमें से एक आइसोथर्मल होगा, एक एडियाबेटिक होगा, तो ये तो आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है। एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? आइसोबारिक के लिए। तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस सबसे ज्यादा, फिर आइसोथर्मल और फिर एडियाबेटिक। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ओनली 4। ये लो, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस बनेंगे, कर लोगे? ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन बनेंगे, कर लोगे ना? कोई डाउट है तो बोलो, नहीं? चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब आपको।
अभी तक मैंने कंपैरिजन नहीं कराया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा किसमें होगा, एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, इन सब की बात करने वाले आज। सिंगल स्टेज वर्सेज मल्टी स्टेज, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके मॉड्यूल वगैरह में दे रखे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि अपने तो इतने सारे वर्क डन दे रखे, सर ने तो एक दो ही वर्क डन कराए, तो मैं उनको भी सबको डिस्कस करने वाला हूं आज। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 27 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आपको दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 मोल आइडियल गैस को, आदर्श गैस को समतापीय रुद्धोष्म रूप से, समतापीय उत्क्रमणीय रूप से 4 लीटर से 40 लीटर तक प्रसारित किया जाता है, तो W का मान ज्ञात करो। तो W का मान ज्ञात करो, अपन से ये पूछा गया है ना, सुनना बात को ढंग से है ना। अपन को लिख दिया समतापीय है, उत्क्रमणीय है, इसका मतलब W रिवर्सिबल आपको मालूम चल गया आइसोथर्मल प्रोसेस की। क्या लगाएंगे अपन, W रिवर्सिबल इन आइसोथर्मल प्रोसेस -2.303 nRT log V2/V1 लगा दो, -2.303 N2 मोल, R पढ़ा रहने दो, टेम्परेचर 300 है, log 10 बेस पे 40 डिवाइड बाई 4 10 हो जाएगा, log 1 हो गया है ना। R की वैल्यू 8.314, 20 मान लो अप्रोक्सीमेट 600, माइनस का 12 किलो जूल आएगा, माइनस का 12 किलो जूल से थोड़ा कम होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रहे आपको है ना। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर दे रखा हो तो क्वेश्चन कर लोगे टैकल। चले आगे, ये अगर आपसे इसमें इसी वाले क्वेश्चन में अगर आपसे हीट पूछ ले तो Q क्या होगा, Q हो जाएगा माइनस का W, इसका मतलब प्लस का 12 किलो जूल, बोलिए। ठीक है, चलो आगे और देखो, और देखो अभी तो क्वेश्चन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखो 0.1 मोल एक परमाणुवीय आदर्श गैस है, दो आदर्श गैस लिखना जरूरी है, एक परमाणुवीय आदर्श गैस है, 0.1 मोल एक परमाणुवीय आदर्श गैस को रुद्धोष्म रूप से प्रसारित करने पर गैस 75 कैलोरी का कार्य करती है, तो गैस का अंतिम ताप ज्ञात करो। प्रारंभिक ताप 227 है, प्रारंभिक ताप ये लो 227 डिग्री सेल्सियस है। एक बात बताओ, कहीं पे भी ऐसा लिखा है क्या कि रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम है, कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो पीवी रेस टू द पावर गामा तो नहीं लगाऊंगा है ना, पीवी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट तो नहीं लगाना। मेरे को एक चीज बात है, कार्य का मान दे रखा है, तो अपन को मालूम है कि W जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T, सही बात, NCV डेल्टा T। चलो कितना दे रखा है 75, ये लो 75, N 0.1 मोल कैलोरी में है, ध्यान रखना। CV मोनो एटॉमिक गैस है 3/2 R, R की वैल्यू 2 कैलोरी, ये लो डेल्टा T, 2 से 2 कैंसिल,
750 हो जाएगा, 750 डिवाइड बाई 3 250, ये डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 250। टी फाइनल कैलकुलेट करना है। टी इनिशियल बोलो भैया, 227 डिग्री में 273 जोड़ो, कितना आ जाएगा 500, बोलो 500 केल्विन ही तो होगा, और ये हो गया 250, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 750 केल्विन। कोई डाउट, बोलो कोई डाउट नहीं, ये 750 केल्विन आ जाएगा, ये आ जाएगा 750 केल्विन। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 5 मोल आइडियल गैस है को 293 केल्विन पर 0.4 एटीएम से 0.1 एटीएम 0.4 किलो पास्कल लिख दो, 0.1 किलो पास्कल तक नियत बाह्य दाब 0.1 किलो पास्कल के विरुद्ध प्रसारित किया जाता है। तो W Q डेल्टा E एंड डेल्टा H का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो, आपको यहां पे दे रखा है केस फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल और केस सेकंड प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये क्वेश्चन आपको जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क डन का डिफरेंस समझा देगी। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क डन का कंसेप्ट समझा देगी पूरा का पूरा, है ना। आपको बोला क्या है, पहले तो ये देखें 293 केल्विन पे ही बात हुई है, इसका मतलब समतापीय है। तो समतापीय है तो डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों क्या होंगे, 0, चाहे कैसा भी प्रोसेस हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर है। W इज इक्वल टू माइनस का क्यू होगा, W कैलकुलेट कर लो, क्यू अपना आप आ जाएगा। केस फर्स्ट प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हुआ तो W रिवर्सिबल माइनस का 2.303 N 5 मोल, R टेम्परेचर 293, log 10 बेस पे फाइनल प्रेशर P1 बाई P2 लिखना है 0.4, मतलब log 4 आ जाएगा। आप इसे सोल्व कर ले, मैं इसे सोल्व नहीं कर रहा हूं, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू रख देना, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल अपना सही है। अच्छा, इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा सर, हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे हीट तो सिंपल सा है ना, W इज इक्वल टू माइनस का क्यू हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में W इज इक्वल टू माइनस का क्यू हो जाएगा, बस वही अप्लाई करना। ठीक है, हाँ। अब केस सेकंड इरिवर्सिबल है तो मैंने कहा देखो इरिवर्सिबल में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आएगा। बिल्कुल सर, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है बोलो, 0.1 किलो पास्कल। किलो का मतलब अभी एक बार पढ़ा रहने दो ना, देखेंगे आगे। V2 माइनस V1, ये लो, V1 और V2 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, ये तो है। चलो nRT बाहर ले लो, माइनस का nRT, P2 फाइनल P एक्सटर्नल ही होगा तो ये 1 माइनस P एक्सटर्नल अपॉन P1, ये लो, माइनस का n कितना है, 5, R टेम्परेचर 293, ये हो गया 1 माइनस P एक्सटर्नल कितना है 0.1 और P1 कितना था 0.4, ये आ जाएगा। ये वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों अलग अलग है या नहीं है ना, अलग अलग बोलो, है ना अलग अलग। तो ये इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं वर्क डन वगैरह का, है ना, वर्क डन वगैरह का कंपैरिजन करते हैं।
क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। एडियाबेटिक प्रोसेस बता रहा हूं अब आपको, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस बता रहा हूं। 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस को 400 केल्विन एवं 10 एटीएम 400 केल्विन एवं 10 एटीएम पर बाह्य दाब 2 एटीएम के विरुद्ध बाह्य दाब 2 एटीएम के विरुद्ध रुद्धोष्म रूप से प्रसारित किया जाता है। रुद्धोष्म रूप से प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है तो अंतिम ताप ज्ञात करो। यदि गैस का CV 5/2 आ रहा है, क्या आपको कहीं पे ये लिखा हुआ है क्या? पहले ये चेक कर ले, कहीं पे ये लिखा हुआ है क्या कि उत्क्रमणीय रूप से? नहीं लिखा है ना, तब तक आपको नहीं सोचना है। उत्क्रमणीय नहीं लिखा हुआ तब तक आप नहीं सोचे, ठीक है। चलो अब मेरे पास तरीका क्या है, देखना तरीका क्या है। 1 मोल आइडियल गैस है रुद्धोष्म रूप से, तो रुद्धोष्म रूप से तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं क्या W = NCV डेल्टा T होगा, ठीक है। W जो होगा वो -P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर भी होगा, बिल्कुल सही बात, ये लो आएगा। चलो P एक्सटर्नल कितना है? अच्छा ये एक्सपांशन का है क्या? एक्सपांशन का है, हाँ ठीक है। -P एक्सटर्नल डेल्टा V उधर NCV डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। माइनस का P एक्सटर्नल कितना रखूं बताओ? 2 एटीएम, 2 एटीएम। अच्छा डेल्टा V V2 - V1, V2 भी नहीं है V1 भी नहीं है, तो ये किसके बराबर आएगा? nRT2/P2, फाइनल प्रेशर P2। P2 कितना होगा? P एक्सटर्नल के बराबर -nRT1/ इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। CV है 5/2R, डेल्टा T मीन्स T2 - T1। यहां से देखे NR कॉमन आ रहा है, तो NR से तो NR कैंसिल कर दो। P एक्सटर्नल कितना रखना है, मतलब बाह्य दाब, अंतिम दाब तो वही होगा ना गैस का, ठीक है। P एक्सटर्नल T2/2 माइनस T1 कितना है? 400 केल्विन अपॉन P1 10 एटीएम। ये लो का क्या कैंसिल हुआ था? NR कैंसिल हो गया था, NR कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया 5/2। ये लो 5/2। फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना? 400। ये 2 का मल्टीप्लाई उधर भेजो, -4, -4 क्यों रख रहे हो आप? चलो 40 हो गया, माइनस अंदर ही भेज दो ना, माइनस अंदर भेजते ही हो जाएगा 40 माइनस T2/2, उधर करो 5T2 माइनस 2000, ये बन गया। अंदर भेजो 160 माइनस 2 टाइम्स T2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स T2 माइनस 2000। 2160 बराबर 7T2, तो T2 बराबर 308 केल्विन अप्रोक्सीमेट। ये देख लो, आपको कहीं पे ऐसा चीज नहीं लिखी हुई थी कि ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल नहीं है तो मैंने तो सिंपल सा W ये लगाया। W का एक फॉर्मूला ये होता है, ओपन करके लिखा, देखो आ गया। कोई डाउट है क्या? बोलो। ये अपना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल का आए तो कैसे करना है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी क्वालिटेटिव की कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा कौन होता है, कब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बराबर बन जाएगा, ठीक है। सिंगल स्टेज वर्सेस मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है? एक स्टेज में कार्य हो और एक से ज्यादा स्टेज में कार्य हो तो क्या फर्क आ जाता है, ऐसा क्या होता है, उन सब की बात अपन करते हैं, ठीक है।
तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करने वाला हूं, ठीक है, समझा कि आपको कुछ फैक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो समझना। पहला पॉइंट देखना, 2-3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कार्य जो है उसका कंपैरिजन कैसे करोगे, कौन ज्यादा है कौन कम है, उसका कंपैरिजन आप कैसे करोगे, उसके बारे में बात करते हैं। दो बात करते हैं, एक एक्सपांशन की बात करते हैं और एक अपन किसकी बात करते हैं, कंप्रेशन की। पहला बात करते हैं एक्सपांशन की, मतलब प्रसार के लिए। चलो, एक साइड में रिवर्सिबल रखेंगे, एक साइड में इरिवर्सिबल रखेंगे, इधर रिवर्सिबल इधर इरिवर्सिबल। अच्छा, मैंने तुम लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का काम क्या है। एक्सपांशन है तो गैस का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल प्लस डीपी के बराबर होगा। इसका मतलब पी गैस जो होगा वो पी एक्सटर्नल के बराबर ही होगा। ये लो, यहां पे अगर अपन बात करें तो पी गैस जो आएगा ज्यादा होना चाहिए, पी एक्सटर्नल प्लस पी डैश होगा। तो पी एक्सटर्नल यहां से जो आएगा वो आ जाएगा पी गैस माइनस पी डैश आएगा। सही। जब यहां पे तुम लोग डब्ल्यू रिवर्सिबल कैलकुलेट करोगे तो आएगा माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल की जगह माइनस का पी गैस लिख दोगे, डेल्टा वी। यहां पे जब बात करोगे इरिवर्सिबल के लिए तो माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होना चाहिए। पी एक्सटर्नल की जगह लिखोगे माइनस का पी गैस माइनस पी डैश इंटू डेल्टा वी। एक बात बताओ, डेल्टा वी दोनों केस में सेम है, ये वैल्यू कम आएगी एज कंपेयर टू इसके, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा रिवर्सिबल का वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू किसके, इरिवर्सिबल के। बोलो हाँ या ना, बोलो, ये चीज आ जाएगी। ये तो जब एक्सपांशन कर रहे हो तो उत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य ज्यादा होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जब भी प्रसार लिखा हुआ है, सुनना बात को ढंग से, मैं जो बोल रहा हूं जिसको न्यूमेरिकल में यूज किया जा सकता है, आपको बोल दे कि 4 लीटर से 40 लीटर तक प्रसारित किया गया तो अधिकतम कार्य का मान ज्ञात करो, तो अधिकतम कार्य तो इसी में होता है, रिवर्सिबल में। देखो, अधिकतम कार्य किस में होता है, रिवर्सिबल में होता है। तो जब भी वर्ड ऐसे लिखा हुआ है ना अधिकतम कार्य प्रसार का, तो अधिकतम कार्य प्रसार का तो किस में होता है, रिवर्सिबल में होता है। चलो अपन बात करते हैं कंप्रेशन की, संकुचन की। कंप्रेशन की बात करते हैं, संकुचन की बात करते हैं, संपीड़न, संपीड़न, कंप्रेशन, संपीड़न। ठीक है, तो कंप्रेशन या संपीड़न में देखना वही बात वापस, एक साइड में रिवर्सिबल एक साइड में इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल, इस साइड में इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या, जब W रिवर्सिबल कैलकुलेट करो, अब कंप्रेशन है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, तो P एक्सटर्नल जो होगा यहां तो P गैस के बराबर ही होगा, लेकिन यहां P एक्सटर्नल जो होगा ना वो होगा P गैस प्लस P डैश के बराबर आएगा। तो जब ये सिचुएशन होने वाली है तो W यहां पे लिखोगे तो माइनस P गैस इंटू डेल्टा वी लिख दोगे। यहां पे जब W लिखोगे इरिवर्सिबल का तो माइनस में P गैस प्लस P डैश लिखा जाएगा। तो यहां पे देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो W रिवर्सिबल का कम आएगा, इरिवर्सिबल का ज्यादा आएगा। ये लो, ये किसके लिए बात हो गई, संपीड़न के लिए बात। समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो, ये समझ में आया ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए। ठीक है, प्रसार में अधिकतम कार्य रिवर्सिबल का होता है, संपीड़न में इरिवर्सिबल का होता है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कंपैरिजन है। ठीक है, सेकंड नंबर देखो, ये फर्स्ट कंपैरिजन था, फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था आपको ध्यान रखने लायक। चलो सेकंड नंबर देखें,
मैं कुछ प्रसार के ही एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना। पहले प्रसार के एग्जाम्पल की बात करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट, सिंगल स्टेज वर्सेस मल्टी स्टेज, एक पद में और बहुपद में कार्य। सिंगल स्टेज वर्सेस मल्टी स्टेज वर्क डन। सिंगल स्टेज वर्सेस मल्टी स्टेज वर्क डन, एक सिंगल स्टेप में कार्य करना है और एक से ज्यादा स्टेप में कार्य करना है, तो कार्य किस में ज्यादा आएगा किस में कम आएगा उसकी बात करते हैं। पहले एक्सपांशन की बात करते। सुनना, मैंने अभी न्यूमेरिकल में भी काम लिया, किसी गैस को अगर एक्सपांड करवाते हैं ना तो इसका मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। किसी गैस को अगर एक्सपांड करवाते हैं तो गैस का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी गैस एक्सपांड करेगी। ऐसे कब तक एक्सपांड करेगी? तब तक एक्सपांड करेगी जब उसका फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं आ जाए। जब तक एक्सपांड करेगी तब तक उसका फाइनल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर, गैस का फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं आ जाए। ठीक है, चलो मैंने एक सिंगल स्टेज का वर्क डन लिया, है ना, ग्राफ से समझा रहा हूं, समझना बात को। यह सिंगल स्टेज का वर्क डन लिया, इनिशियल प्रेशर गैस का P1 है। देखो अगर सिंगल स्टेज होगा ना तो मैंने मान लिया गैस का इनिशियल प्रेशर P1 है और फाइनल प्रेशर, गैस तब तक एक्सपांड करेगी जब तक उसका फाइनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। तो P फाइनल P एक्सटर्नल के बराबर हो गया। ठीक है बात। अब सुनना बात को आगे, अब बात को सुनो आगे। देखो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा बना, देखो ये लो P वर्सेस V का, यहां पे P1 है, यहां पे P एक्सटर्नल के बराबर है, ये लो P एक्सटर्नल, और यहां से लेके यहां तक गैस ने एक्सपांड किया, यहां से लेके यहां तक गैस ने एक्सपांड किया, तो एरिया अंडर द कर्व इतना आ गया। ये लो एरिया अंडर द कर्व इतना आ गया, ये लो भैया, ये लो, ये वर्क डन आ गया। ये सिंगल स्टेज का वर्क डन है। एक्सपांशन की बात चल रही है, इस बात का ध्यान रखे थोड़ा, है ना, एक्सपांशन की बात चल रही है। अब मैं बात करता हूं डबल स्टेज, 2 स्टेज हो, मतलब स्टेज बढ़ा रहा हूं। अब ये स्टेज बढ़ती कैसे है भाई? गैस तो जब एक्सपांड होने लगती है तो अपना आप तो जाके तभी रुकेगी जब उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए। मैं क्या करता हूं, बीच में एक कील लगा देता हूं, जैसे ही पिस्टन ऊपर मूवमेंट करने लगता है यहां आते ही रुक जाता है, फिर वापस जैसे ही ये कील हटाऊंगा ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 2 स्टेप में हुआ ना, एक यहां पे हुआ फिर वापस ऊपर गया। तो सुने, एक इंटरमीडिएट प्रेशर आएगा, इंटरमीडिएट प्रेशर आया तो गैस ऐसे जाएगी, गैस ऐसे जानी चाहिए। फिर तो ये P वर्सेस V है, तो पहले तो क्या होगा, गैस जो है वो यहां से लेके यहां तक मूवमेंट करेगी। ये एक इंटरमीडिएट प्रेशर ले लिया मैंने P डैश, फिर वापस गैस यहां से लेके ये यहां तक जाएगी, ये था P एक्सटर्नल। ठीक है, अब सुनना बात को। अब गैस का जो प्रेशर आएगा वो एरिया अंडर द कर्व ये वाला बनेगा, ये वाला। ये तो पहले ही बन रहा था, P एक्सटर्नल के करस्पॉन्डिंग तो पहले ही बन रहा था। ये देखो ये एक्स्ट्रा आ गया, ये देखो ये एक्स्ट्रा आ गया, बोलो ये आया एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब वर्क डन इन 2 स्टेज जो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा वर्क डन इन 1 स्टेज। तो नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाऊंगा तो वर्क डन बढ़ेगा। अब जैसे तीसरा स्टेज करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले यहां तक आएगा, फिर यहां से लेके यहां तक आएगा, फिर यहां से लेके यहां तक, तो फिर ये एक्स्ट्रा और ऐड होता जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक्सपांशन की, तो एक्सपांशन में नंबर ऑफ स्टेज अगर बढ़ेंगे तो वर्क डन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये देख लो। और जब नंबर ऑफ स्टेज टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, एक बात बताओ, एक्सपांशन में मैक्सिमम वर्क डन किसके बराबर होता है, रिवर्सिबल के बराबर। तो अगर नंबर ऑफ स्टेज बढ़ेगी और बढ़ती बढ़ती इंफिनिटी हो जाए तो W इरिवर्सिबल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। W इरिवर्सिबल किसके बराबर हो जाएगा, रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया। इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा कंप्रेशन है। कंप्रेशन में नंबर ऑफ स्टेज बढ़ेंगे ना
तो वर्क डन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा होता है। तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं, ये समझ में आ गया हो तो कंप्रेशन में नंबर ऑफ स्टेज अगर इंक्रीज होता है तो वर्क डन कम होता जाएगा, और नंबर ऑफ स्टेज अगर इंफिनिटी होंगे तो W रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो होगा वो किसके बराबर बन जाएगा? W रिवर्सिबल के। कम होता कम होता कम होता, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो रिवर्सिबल के वर्क डन के बराबर हो जाएगा। बोलो ठीक है, चले आगे। ये 2 पॉइंट मेरे को बात करनी थी। थर्ड नंबर पॉइंट की बात कर लेता हूं। और एक एडियाबेटिक एक्सपांशन पढ़ा था आपने, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था। एडियाबेटिक प्रोसेस में 2 तरीके हो सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में 2 तरीके हो सकते हैं। क्या 2 तरीके हो सकते हैं? या तो एक्सपांशन होगा, मन का ठीक है, या फिर एक्सपांशन होगा, या फिर कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा। सही बात। अगर एक्सपांशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, लो साहब नेगेटिव। और वर्क डन किसके बराबर होता है? एनसीवी डेल्टा टी के। तो इसका मतलब डेल्टा टी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब टी फाइनल जो होगा वो कम होगा, टी इनिशियल ज्यादा होगा। टी फाइनल अगर कम है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव हो जाएगा, शीतलन प्रभाव हो जाएगा। ट्यूब से हवा निकलती है तो उसे एडियाबेटिक एक्सपांशन बोलते हैं। ट्यूब जहां से पंचर हो रखा है वहां पे हाथ रखो, ठंडा ठंडा फील होगा। कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब टी फाइनल ग्रेटर देन है टी इनिशियल से। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। बोलो, ये जनरल बात हो गई सारी, ये सारी जनरल बात हो गई अपनी। बोलो, हो गई सारी जनरल बात। चलो आगे, चलो अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फाइनल स्टेज में उनको डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मींस एंट्रोपी की बात करेंगे। एंट्रोपी देन गिव्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर थर्मोकेमिस्ट्री की बात करने वाले, ठीक है भैया। चलो, मैं वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। लो, स्टेज 4 पार्ट ए, स्टेज 4 पार्ट ए बात करें। स्टेज 4 पार्ट ए की क्वेश्चन नंबर अपने लिए जो पहला बन रहा है वो बन रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? ये मानकर चलिए कि प्रत्येक अभिक्रिया खुले पात्र में हो रही है। किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई उसी के लिए होगा जिसके लिए डेल्टा एन जी क्या होगा? 0, ठीक है। डेल्टा एन जी 0 चेक कर लो। 4 रिएक्शन दे रखी है उसमें डेल्टा एन जी इसके लिए 0 आएगा। H2 गैस प्लस Br2 गैस कन्वर्ट टू HBr गैस, इसके लिए डेल्टा एन जी 0 है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है ये। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए चलो चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? एक आदर्श गैस का 3 मोल निर्वात में प्रसारित हुआ। ये लो, निर्वात में। जैसे ही निर्वात लिखा हुआ है फ्री एक्सपांशन तो वर्क डन 0, और इसने पूछा कार्य कितना होगा, तो सीधा आंसर हो गया 0। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रुद्धोष्म स्थिति मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है। दो एक एक वर्ड पकड़ते जाओ आप। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q0 होगा, ये लो। फिर अपन को बोला मुक्त प्रसार है, फ्री एक्सपांशन है, तो फ्री एक्सपांशन का मतलब ये हो गया कि वर्क डन भी 0 आएगा, ये लो। अब अपन से पूछा है कि Q क्या है, W क्या है, तो Q 0 हो गया, W 0 हो गया। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो गलत हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन अपने पास दे रखा है Q 0 है, W 0 है, डेल्टा T भी 0 होगा क्या? तो देखो Q 0 W 0 तो डेल्टा E भी 0 होगा, और डेल्टा E 0 है, डेल्टा E अगर 0 है तो डेल्टा T भी क्या होगा? 0। अपना आंसर सेकंड हो जाएगा। ये तो करवा रखा है तुम लोगों को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की मानक वाष्पीकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी बोल रहा है डेल्टा एच वेपोराइजेशन 40.66 किलो जूल पर मोल। ये लो, इसी ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई कितनी होगी? ये तो क्वेश्चन करवा रखा है मैंने। डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजी आर टी, डेल्टा एनजी का मान 1 होता है, ये किलो जूल में है तो ये 1, आर की वैल्यू 8.314, और ये कहां पे 373 इंटू 10⁻⁻³ एक बार के लिए इसको अगर अपन 8 मान ले और इसको 400 भी मान ले तो 8 इंटू 4 3.2 के आसपास आएगा, तो 3.2 माइनस कर दो 37.56 आ जाएगा किलो जूल में, जो ऑप्शन दिख रहा है मेरे को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दो मोनो एटॉमिक गैस है ए एंड बी, गैस ए एंड गैस बी मोनो एटॉमिक है, ये भी मोनो एटॉमिक, ये भी मोनो एटॉमिक। ये लो सब जैसा कह रहा है वैसा मैंने लिख दिया, ठीक है। समान ताप और दाब पर मिलाए जाते हैं, बराबर आयतन, मिश्रण की Cp/Cv का अनुपात होगा। तो Cp/Cv इसका मतलब गामा का अनुपात चाहिए, दोनों का गामा का अनुपात चाहिए ना। हाँ तो ठीक है ना, Cp जो आएगी मिश्रण की तो गामा मोनो एटॉमिक है तो हमेशा 5/3 होगा, 1.67 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? इसके मिक्सचर की समान सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तो इसका Cv 3/2 आ जाएगा, इसका भी Cv 3/2 आ रहेगा, तो मिक्सचर का भी Cv 3/2 आ रहेगा, मिक्सचर का Cp 5/2 आ रहेगा, तो गामा मिक्सचर का 5/3 होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 ये बोला है कि Cv किसके बराबर होता है? तो Cv अपन को मालूम है ना, R/γ-1 के बराबर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। लो क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, ए से बी, बी से सी, सी से ए। ये लो, ये प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, अभी यूनिट भी देख लेंगे। ये ए, ये बी, ये सी, ऐसे है। चलो ऐसे है तो ठीक है। क्या रहा है वो देखते हैं। क्या अपन को ये रहा है कि नेट वर्क डन कितना है। इधर है 6 वाला पॉइंट है, ये इधर ये 2 वाला पॉइंट है, इधर 2 है और इधर 7 है। एरिया अंडर द कर्व जो होगा प्लस माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, अच्छा हाफ, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, माइनस का 10। अच्छा प्रेशर की यूनिट की साइड में लिखा हुआ है 10⁻⁵ और वॉल्यूम की यूनिट की साइड में लिखा हुआ 10⁻⁻3। 100 बज गया, माइनस का 1000 जूल आ गया। ये लो माइनस का 1000 जूल एक ही ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अपने पास 38 क्वेश्चन दे रखे हैं अभी तक। 38 में से देख लेते हैं अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो कितने क्वेश्चन हो गए 3 लेक्चर में। किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में एक गैस का दाब उसके ताप के घन के समानुपाती पाया जाता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻³ तो गामा कितना होगा? Cp/Cv का अनुपात पूछा है, तो अपन को तो मालूम है ना, PV⁻γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, P T/P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T⁻⁻⁻, तो P इज इक्वल टू T⁻⁻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  तो गामा इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3, तो 2 गामा इज इक्वल टू 3, तो गामा इज इक्वल टू 3/2। ये लो
ये लो भैया, ठीक है, ओके। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 33, 35 मैंने करवा दिया है ना, 33 के बारे में बात करते हैं। 33 बोल रहा है कि एक उष्मारोधी पात्र है, जैसे ही उष्मारोधी बोला इसका मतलब Q हो गया 0, ये लो Q 0। 2.5 एटीएम स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध प्रारंभिक आयतन 2.5 लीटर से अंतिम लीटर तक, तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस का P एक्सटर्नल 2.5 एटीएम, 4.5 हुआ फाइनल, तो 2 लीटर का एक्सपांशन हुआ, माइनस का 5 लीटर एटीएम आ गया। तो ये इंटरनल एनर्जी होगी डेल्टा यू माइनस 5 लीटर एटीएम, है ना। और इसकी वैल्यू पुट कर दो 101.3, तो माइनस का 506.5 जूल आ जाएगा। ये लो 33, 35 मैंने करवा दिया है। 37 दे रखा है, समतापीय अवस्था में, समतापीय बोला है, गैस द्वारा किया गया कार्य, इसने ये कहीं पे नहीं बोला है, 2 बार अपन को बोला है, 2 बार एक्सटर्नल प्रेशर 0.1 से 0.25 माइनस का 0.3 लीटर इंटू बार, और इसने लिखा है 1 लीटर इंटू बार जो होता है वो 100 जूल होता है, तो माइनस का 30 जूल अपना आंसर आ जाएगा। और 35 हो ही गया अपना। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 3 11, 38 में से 11 क्वेश्चन हो गए, मतलब लगभग आप ये मान के चलो 1/3 क्वेश्चन अपने पढ़ लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एंट्रोपी की बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करने वाले अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।